तो हाय स्टूडेंट्स, आज हम जो करने वाले हैं वो है मैग्नेटिज्म एंड मैटर, जिसकी हम पहले थ्योरी पार्ट पढ़ेंगे और इसके बाद जो है इसका हम क्वेश्चन सेक्शन करेंगे। तो अब हम स्टार्ट करेंगे अपना जो आज का लेक्चर है मैग्नेटिज्म एंड मैटर पे। ये हमारा डिस्क्लेमर है। अब हम देखते हैं कि ट्रेंड एनालिसिस जो है जेई मेन एग्जाम में, यानी कि हमारे पास जो मैग्नेटिज्म एंड मैटर के क्वेश्चंस है वो कैसे आ जाते हैं। देखो, अगर हम चैप्टर का नाम देखें मैग्नेटिज्म एंड मैटर, यहाँ पे आप देख सकते हो, और हम देख सकते हैं कि इसका जो चैप्टर वेटेज है दैट्स 1.7%। इसका मतलब ये हुआ कि 1.7% जो है जेई मेंस के सिलेबस में से यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। तो हर साल एक या दो क्वेश्चंस तो आते ही रहते हैं, तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, और हमारे लिए ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। एंड आई होप कि आप ये लेक्चर एंजॉय करोगे मेरे साथ। देखो, अगर हम अब ईयरली डिस्ट्रीब्यूशन बोले कि हर साल कैसे क्वेश्चंस आते हैं, वो हमारे पास गिवन है इस टेबल में। 2024 की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हो कि हमारे पास कोई क्वेश्चन नहीं आया था। हो सकता है कि कभी एक साल क्वेश्चन ना आए, बट ऑन एन एवरेज हर साल यहाँ से क्वेश्चन आ ही जाता है। आप देखोगे फिर 2023 में यानी 2023 में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल से क्वेश्चन आया है, जो डायमैग्नेटिज्म से आया था, जिसका टॉपिक है डायमैग्नेटिज्म। इस टॉपिक को हम कवर करेंगे इस लेक्चर में। कितने क्वेश्चंस आए थे? एक क्वेश्चन आया था। ठीक, अगर हम डिफिकल्टी लेवल की चेक करें कि कितना डिफिकल्ट था ये क्वेश्चन, तो इजी ही था। तो इसलिए यहाँ पे जो है इजी हमने रखा है, मतलब कि ये क्वेश्चन जो था इजी था, उतना मुश्किल नहीं था। ठीक, तो इसमें जो एरियाज हमें फोकस करने थे ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, जेईई मेंस का 2023 का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें जो एरियाज फोकस करने थे वो थे अंडरस्टैंडिंग बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल। मतलब हमें ये देखना था कि डायमैग्नेटिक मटेरियल्स के बेसिक प्रिंसिपल्स क्या क्या है, डायमैग्नेटिक मटेरियल होता क्या है। ठीक, उसके बाद हम ये मानेंगे कि इसके क्या प्रॉपर्टीज है, और बिहेवियर देखेंगे इसका किसमें, मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है, अगर हम आगे बढ़े और 2022 को देखें तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल से ही फिर से एक क्वेश्चन आया था। तो आप यहाँ पे ये नोटिस कर लो स्टूडेंट्स कि जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स है ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। फिर से देखो, डायमैग्नेटिज्म एंड पैरामैग्नेटिज्म से क्वेश्चन आया था, और एक क्वेश्चन आया था और वो एवरेज था। एवरेज का मतलब कि ना वो उतना डिफिकल्ट था ना ही वो उतना ही इजी था, मतलब फॉर्मूला बेस्ड इजी भी नहीं था और डिफिकल्ट भी नहीं था, एवरेज ही था। ठीक, और इसमें जो एरियाज ऑफ फोकस थे वो ये थे कि हमें कंपेयर करना था किसमें, डायमैग्नेटिक मटेरियल्स को और पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स को। डोंट वरी, मे बी ये जो टर्म्स है डायमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म, डायमैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल, ये आपके लिए नए वर्ड्स होंगे, लेकिन हम इनको बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे इस लेक्चर में, और आई होप कि आप इनसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे। ठीक है, 2021 की बात अगर हम करें तो टॉर्क ऑन अ मैग्नेटिक डाइपोल से क्वेश्चन आया है। अगर आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा है तो आपको पता होगा कि हम वहां पे भी निकालते हैं टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो कंपैरेटिवली यहाँ पे भी क्या हम करते हैं कि टॉर्क ऑन मैग्नेटिक डाइपोल निकालते हैं, और जो टॉर्क की फॉर्मूला है वो टाउ से डिनोट करते हैं, इसे हम टाउ कहते हैं, और ये है एम मैग्नेटिक मोमेंट और क्रॉस प्रोडक्ट विद मैग्नेटिक फील्ड। अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो हमारे पास एक ही क्वेश्चन आया था 2021 में भी, और वो भी एवरेज ही था। और किससे आया था कि हमें देखना ये था कि टॉर्क इक्वेशन जो है मैग्नेट डायपोल्स की किसमें, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में। मतलब समहाउ क्वेश्चन ऐसा आया है कि आपके पास एक मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, उसमें एक टॉर्क इसको रखा गया है, डायपोल को रखा गया है, और आपको बोला गया है कि इस पे टॉर्क फाइंड करो। ठीक, तो ये आपके लिए इजी क्वेश्चन होना चाहिए, और हम इसको बहुत ही एक्सप्लोर्ड वे में पढ़ेंगे। हम बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे कि टॉर्क कैसे एक्ट करता है, डायरेक्शन क्या होती है, कितना मैग्नीट्यूड होता है। सो डोंट वरी। ओके, तो आखिरी जो 2020 में क्वेश्चन आया था, अगर हम 2020 के स्टेट्स देखें तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल से फिर से क्वेश्चन आया था। आप देखोगे कि 2023, 2022 और 2020 एक ही टॉपिक से क्वेश्चन आया है, दैट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। आपके लिए अभी ये बहुत ही मुश्किल होगा। आप समझ रहे होंगे कि शायद हमको ये समझ नहीं आएगा, ये मुश्किल टॉपिक होगा इसलिए क्वेश्चन आते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन क्वेश्चन आया है, बहुत ही एवरेज क्वेश्चन आया है। ठीक, टफ लेवल का कोई क्वेश्चन यहाँ पे नहीं आया है, आप यहाँ पे देख सकते हो। और जो वो 2020 वाला क्वेश्चन था वो क्यूरीज लॉ पे आया था। मैं क्यूरीज लॉ आपको डिटेल्ड एक्सप्लेन करूंगा। एक क्वेश्चन आया था हमारे पास
और उसमें क्या बताना था कि टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, कि मैग्नेटिक मटेरियल्स जो होते हैं उनका टेम्परेचर अगर हम क्या करें, वेरी करें, तो क्या होता है, और क्यूरीज लॉ के कुछ एप्लीकेशंस। ठीक, चलो स्टूडेंट्स अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हम देखेंगे कि हम जो इस लेक्चर में टॉपिक्स कवर करने वाले हैं वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं। ठीक, सबसे पहले क्या हम करेंगे, करंट लूप ले लेंगे और बोलेंगे आपको कि ये जो करंट लूप है, मतलब हमारे पास अगर एक लूप है, करंट है, एक स्ट्रेट वायर, इसको हमने एक लूप के फॉर्म में शेप दिया और हमें ये बताना है कि मैग्नेटिक डायपोल कितना होगा उस करंट लूप का। ठीक है, मतलब कि अगर हमारे पास एक बैंगल टाइप है, बड़ी सी बैंगल ले लो, उसमें से करंट दौड़ा दो, और उस करंट की वजह से जो है वो बैंगल एक्ट करेगा एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। वो हम डिटेल में समझा देंगे आपको। और हमारे पास आपने सुना होगा बचपन में हम छोटे छोटे मैग्नेट जो है यूज करते थे, उनको बार मैग्नेट कहते हैं। उनकी प्रॉपर्टीज बताऊंगा मैं, उनका मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, अब एक और चीज है, वही मैंने बोला कि मैग्नेटिक फील्ड जो है, बार मैग्नेट एक कैसे प्रोड्यूस करता है। बार मैग्नेट को हम पहले जानेंगे, इसकी डिफिनेशन देखेंगे, फिर मैथमेटिकली देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड जो बार मैग्नेट की वजह से आता है वो कितना होता है। और आपको एक्सप्लोर हो जाएगा जो आप छोटे छोटे मैग्नेट्स बचपन में यूज करते थे, जिन्हें बार मैग्नेट्स कहते हैं, उनका मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा वो भी आप जान सकते हो। ठीक, फिर हम ये बताएंगे जो वो छोटे मैग्नेट्स होते हैं, बार मैग्नेट जिसे हम कहते हैं, वो क्या एक्ट करेंगे एज एन इक्विवेलेंट सोलेनोइड। सोलेनोइड की तरह वो बिहेव करेंगे, ये भी हम जानेंगे इस लेक्चर में। और हम ये बताएंगे कि एक टॉर्क जो होता है, जो जिससे क्वेश्चन आया था अभी अभी मैंने आपको दिखाया, कि टॉर्क जो होता है मैग्नेटिक डाइपोल पे, कितना टॉर्क एक्ट करता है किसमें, मैग्नेटिक फील्ड में। हम ये मानेंगे कि जब हम एक डाइपोल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर टॉर्क कितना अप्लाई होता है, वो उसकी इक्वेशन हम जानेंगे। ठीक, बाद में हम इन टॉपिक्स पे क्वेश्चन भी करेंगे, ताकि आपको इजी से समझ आ जाए। और हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। जैसे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती थी, वैसे ही हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी होती है, और वो हम जानेंगे। अब जो एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है मैग्नेटाइजेशन ऑफ मटेरियल्स। कुछ मटेरियल्स ले लेंगे और देखेंगे कि वो कैसे मैग्नेटाइज होते हैं, उसमें कौन कौन से मैथमेटिकल टर्म्स हम यूज़ करते हैं, मैथमेटिकल रूल्स हम यूज़ करते हैं, वो भी हम इस लेक्चर में देखेंगे। और ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यहाँ से भी हमने देखा कि मैग्नेटाइजेशन ऑफ मटेरियल्स से भी क्वेश्चन आए हुए हैं। फिर हम देखेंगे कि मैग्नेटिक मटेरियल्स कौन कौन से होते हैं, जो मैंने अभी आपको बोला, पैरामैग्नेटिक मटेरियल, डायमैग्नेटिक मटेरियल, ऐसे ही होते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। तो उनकी हम बात करेंगे, उनके प्रॉपर्टीज जानेंगे। ठीक, जैसे यहाँ पे है कि डायमैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में हम जानेंगे कि डायमैग्नेटिक मटेरियल्स कैसे होते हैं, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं, वो कैसे बिहेव करते हैं, उनका मैग्नेटिक फील्ड कैसे बिहेव करता है, टेम्परेचर के साथ क्या वेरिएंस हो जाती है, वो सब हम जानेंगे। फाइनली हम देखेंगे कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं, उनकी डेफिनेशन देखेंगे। और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के बाद हम क्यूरीज लॉ देखेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक, अब और हम जानेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या होते हैं। एक और टाइप होता है हमारे पास, जैसे हमने ऊपर देखा कि हमारे पास एक बार मैग्नेट है, वैसे ही एक और टाइप ऑफ मैग्नेट होता है जिसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। ठीक, और फाइनली हम एक और टाइप ऑफ मैग्नेट देखेंगे जिसे हम परमानेंट मैग्नेट कहते हैं। तो ये हमारे आज के लेक्चर के टॉपिक्स हैं जो हम कवर करने वाले हैं इस लेक्चर में। आई होप कि आप मेरे साथ ये लेक्चर एंजॉय करोगे, एंड आई प्रॉमिस यू कि ये लेक्चर बोरिंग नहीं होगा। सो स्टे विद मी, आई विल मेक यू फील वेरी गुड, और मैं आपको ये फील दिला दूंगा कि हम ऐसे टॉपिक्स को कैसे कवर करेंगे, बहुत ही इजीली हम इनको कवर करेंगे। तो चलो स्टार्ट करेंगे हम अब। देखो, सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है करंट लूप कैसे बिहेव करता है एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। ठीक, हम ये बताते हैं कि जो हमारे पास एक करंट लूप होता है, करंट लूप क्या हुआ, मान लो आपके पास एक स्ट्रेट वायर है, बहुत ही स्ट्रेट वायर है, आपने इसको सर्कुलर बेंड किया, ऐसे सर्कुलर एक बैंगल की तरह। ठीक, और उसमें आपने करंट दौड़ा दिया, जो वो करंट दौड़ गई उसमें, उसे हम कहते हैं करंट लूप। लूप तो वो पहले से ही था, है ना, तो वो काइंड ऑफ सर्कुलर लूप था। अब आपने क्या किया, उसमें से करंट डाल दिया, तो इट मीन्स कि आपने एक करंट लूप क्रिएट किया। तो हम ये बताते हैं कि जो हमारे पास एक करंट लूप होता है, मतलब एक सर्कुलर बैंगल मान लो, जिसके एक वायर मान लो जो टाइप ऑफ सर्कुलर बैंगल है, सर्कुलर शेप में है, आपने इसमें करंट दौड़ा दिया। जब हमने इसमें करंट दौड़ा दिया, हम ये बोलते हैं कि ये एक्ट करता है, बिहेव करता है, किसकी तरह बिहेव करता है, एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह ही बिहेव करता है। ठीक, यहाँ तक आपको समझ आया। ठीक है, मान लो हमारे पास एक लूप है। ठीक है, ये है हमारे पास एक लूप, इसकी रेडियस है आर, जिसकी रेडियस है
आर या ए मान लेते हैं, चलो हम ए मान लेंगे, रोज तो हम आर मान लेते हैं, आज हम ए रेडियस मान लेंगे। तो मुझे बताओ स्टूडेंट्स, इसका एरिया कितना होगा? एरिया कितना होगा इसका? हाँ, तो इसका एरिया होगा पाई ए स्क्वायर। क्यों? क्योंकि हमारे पास अगर कोई सर्कल होता है, उसकी रेडियस जो होती है अगर आर है, अगर उस सर्कल की, जो हमारे पास एक सर्कल है और उसकी रेडियस आर है, तो हम ये बोलते हैं उसका जो ये वाला एरिया होगा, शेडेड एरिया होगा, वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ऐसे ही अगर हमारे पास एक करंट लूप है, ठीक है, अगर हमारे पास एक करंट लूप है जिसकी रेडियस है ए, तो हम ये बोलते हैं कि उसका जो एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा पाई ए स्क्वायर। क्या हो जाएगा? पाई ए स्क्वायर। अब हमारे पास एक मैग्नेटिक डाइपोल है जिसका रेडियस है ए, जिसका एरिया है पाई ए स्क्वायर। तो हम ये बोलते हैं कि इसका जो मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स डाइपोल मोमेंट होगा, मतलब डाइपोल मोमेंट क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है, आपको पता है कि वेक्टर के साथ दो चीजें होती है, एक तो उसका मैग्नीट्यूड होता है, दूसरा उसकी डायरेक्शन भी होती है। लेकिन अगर हम बस मैग्नीट्यूड की बात करें तो वो होता है करंट टाइम्स एरिया। कितना होता है वो? करंट टाइम्स एरिया। तो करंट कितना दौड़ रहा है इस लूप में? आई, और एरिया कितना है? पाई ए स्क्वायर। वही मैंने यहाँ पे लिखा है कि जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होगा एक करंट कैरिंग लूप का, वो कितना होगा? पाई ए स्क्वायर टाइम्स आई, करंट आई। तो आपको कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो मैग्नेटिक डाइपोल होगा सर्कुलर लूप नहीं होगा, स्क्वायर लूप होगा। तो आपको बस ये इक्वेशन याद रखनी है कि उसका जो मैग्नेटिक डाइपोल होगा वो होगा आई टाइम्स ए। बट ये अभी मैं बात कर रहा हूँ बस मैग्नीट्यूड की, डायरेक्शन की अभी मैंने बात नहीं की। ठीक, इस इक्वेशन में अगर हम देखें, ए क्या है? ये है रेडियस ऑफ द कॉइल, आपको पता है ये। आई क्या है? आई है कि इस लूप में कितना करंट दौड़ रहा है। ठीक है, आई होप कि आपको एक कंसेप्ट समझ आया होगा। इसलिए यहाँ से इस इक्वेशन से लिख सकता हूँ मैं, आप ऊपर वाली इक्वेशन से देखो, मैं लिख सकता हूँ कि जो करंट है, करंट की जो इक्वेशन है वो है डाइपोल मोमेंट, जिसे हम P से डिनोट करते हैं, M मतलब डाइपोल मोमेंट डिवाइडेड बाय पाई ए स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट कहेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने एक सोलेनोइड लिखा है, एक बार मैग्नेट देखा है। हम इमेजेस में देख सकते हैं कि ये जो सोलेनोइड है, ये जो सोलेनोइड है इसमें बहुत सारे सर्कुलर लूप्स है। ये सर्कुलर लूप हो गया, ये सर्कुलर लूप हो गया, ये तीसरा लूप हो गया, इसे हम सोलेनोइड कहते हैं। इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज गिवन है। ठीक, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो सर्कुलर लूप्स है इसमें, ये क्या एक्ट करेंगे? एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। हर कोई सर्कुलर लूप इसमें से क्या एक्ट करेगा? एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। ठीक है, और नीचे हमने बार मैग्नेट को देखा है, हम देख रहे हैं एक बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल को और एक साउथ पोल को। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ेंगे इस टॉपिक में। देखो, अगर हम सर्कुलर लूप की जगह कोई और लूप हो, सर्कुलर लूप ही हो, बट एक लूप की जगह हमारे पास n नंबर ऑफ टर्न्स हो, इसका मतलब क्या हुआ? आपके पास एक ही लूप था, एक बैंगल थी। ठीक, एक बैंगल थी, लेकिन अब आपके पास क्या है? आपके पास n नंबर ऑफ टर्न्स है, मतलब ये जो वायर है वो बेंड की गई है n टाइम्स। तो हमारे डाइपोल मोमेंट को क्या होगा? वो डाइपोल मोमेंट जो है n टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, वो डाइपोल मोमेंट हो जाएगा n टाइम्स। तो मैं लिख सकता हूँ कि डाइपोल मोमेंट जो होगा एक सर्कुलर लूप का जिसमें n नंबर ऑफ टर्न्स है, वो हो जाएगा n टाइम्स i इंटू ए। मैंने बोला था एक लूप का है करंट टाइम्स एरिया, लेकिन जब मैंने उसमें n नंबर ऑफ टर्न्स डाले तो वो कितना हो गया? n टाइम्स i इंटू ए। अब हम करंट जो है I है और एरिया कितना है? पाई ए स्क्वायर। तो वो मैंने इस इक्वेशन में पुट किया है। अब देखो, अगर हम एक सर्कुलर करंट लूप देखें, हमने अभी तक पढ़ा है कि अगर हमारे पास एक सर्कुलर करंट लूप है, ऐसे करके एक सर्कुलर लूप है जिसमें से करंट दौड़ रहा है, जिसे हम करंट कैरिंग सर्कुलर लूप कहते हैं। एज सिंपल एज दैट। आपको वो वर्ड जो है टफ लगेंगे शायद, लेकिन बस यही कंसेप्ट है सर्कुलर लूप का, कि हमारे पास एक बैंगल है, टाइप ऑफ बैंगल है हमारे पास, जिसमें से करंट दौड़ रहा है। ठीक है, उसके सेंटर पे अगर हमारे पास ये एक बैंगल है और इसके सेंटर पे, यहाँ पे इसके सेंटर पे, ठीक, जिसका रेडियस है ए। कैन यू इमेजिन दिस? कैन यू इमेजिन दिस सर्कुलर लूप हैविंग अ रेडियस ए? इस सर्कुलर लूप की रेडियस कितनी है? ए है। तो मैं बताता हूँ कि इसके सेंटर पे हमने जो मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा है वो कितना होता है? बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई ट्वाइस ए। ठीक है, इस इक्वेशन को हम इक्वेशन सेकंड कहते हैं। अब हम क्या करेंगे? हमने इक्वेशन फर्स्ट पढ़ा था, याद करो, हमने इक्वेशन फर्स्ट पढ़ा था कि हमारे पास करंट जो होता है डाइपोल मोमेंट डिवाइडेड बाय पाई ए स्क्वायर होता है, वो मैं यहाँ पे पुट करूंगा। तो मैं क्या करूंगा? करंट वैल्यू ऑफ करंट को पुट करूंगा इक्वेशन सेकंड में।
ठीक, तो मुझे क्या मिलेगा कि मैग्नेटिक फील्ड जो होगा किसका किसका मैग्नेटिक फील्ड जो होगा सर्कुलर लूप का, कहाँ पे, इट्स सेंटर पे, वो हो जाएगा म्यू नॉट बाई 2 पाई पी एम बाई ए क्यूब। ये ए जो है ए स्क्वायर के साथ ए क्यूब बन जा रहा है। ठीक, तो हमने इस इक्वेशन से क्या सीखा, हमने ये सीखा कि अगर हमारे पास डायपोल मोमेंट गिवन है, किसका, सर्कुलर लूप का, करंट जब गिवन होता था तो हम इक्वेशन सेकंड यूज करते थे, लेकिन अब आपके पास अगर क्या गिवन है, मैग्नेटिक मोमेंट गिवन है, ठीक है, डायपोल मोमेंट गिवन है, तो आप इस इक्वेशन में पुट करके डायपोल मैग्नेटिक फील्ड को निकाल सकते हो इन टर्म्स ऑफ डायपोल मोमेंट। तो ये हमारी इक्वेशन का क्या था, ये हमारी इक्वेशन का डिस्क्रिप्शन था। तो अब ये जो इक्वेशन है ये क्या बताती है, ये बताती है कि मैग्नेटिक फील्ड कितना है, कहाँ पे, सेंटर ऑफ करंट लूप पे, करंट लूप के सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड है। लेकिन आप बोलोगे सर हम तो इक्वेशन सेकंड से भी निकालते थे मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप, म्यू नॉट आई बाई 2 ए करके। मान लो आपके पास कभी करंट नहीं है, करंट के बजाय आपको दिया गया है क्या, डायपोल मोमेंट, तब ये इक्वेशन हमारी यूजफुल बन जाती है। यहाँ तक आपको समझ आया होगा, आपको यहाँ तक समझ आ गया, ठीक है। देखो अब हम बात करेंगे बार मैग्नेट की, किसकी बात करेंगे, बार मैग्नेट की। जो बार मैग्नेट होता है, ठीक है, बार मैग्नेट जो होता है उसको हम कैसे देखें, उसको हम कैसे जाने कि बार मैग्नेट क्या होता है। अगर हम बार मैग्नेट को देखें हम ये बता सकते हैं कि ये बहुत कॉम्बिनेशन है, किन चीज़ों की कॉम्बिनेशन है, टू मैग्नेटिक पोल्स की, एक तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल। जैसे हमारे पास एक डाइपोल होता है जिसमें पॉजिटिव चार्ज और माइनस चार्ज होता है, ठीक, ऐसे इसको हम कहते हैं डाइपोल। अगर हमारे पास एक ऐसे ही एक बार मैग्नेट है तो हम कैसे कहेंगे कि बार मैग्नेट क्या है, हम इस बार मैग्नेट को कैसे देखेंगे, हम बताएंगे कि इसमें छोटे छोटे नॉर्थ पोल्स होते हैं और छोटे छोटे साउथ पोल्स होते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन होती है दो पोल्स की, किस किस पोल की, मैग्नेटिक पोल्स की बात हो रही है, किस किस पोल की, एक तो नॉर्थ पोल की और दूसरा साउथ पोल की, जिनके बीच में डिस्टेंस जो होता है बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस होता है, ठीक है। और इस डिस्टेंस को क्या हम कहते हैं, इस डिस्टेंस को कहते हैं मैग्नेटिक लेंथ। मैग्नेटिक लेंथ किसकी, बार मैग्नेट की। यहाँ तक आपको समझ आया होगा। आई होप कि आपको ये डेफिनेशन समझ आ गई। जो आप घर में यूज करते थे वो छोटे छोटे चुंबक यूज करते थे, उन्हीं को कहते हैं बार मैग्नेट्स। ठीक, अब ये बार मैग्नेट है क्या, बार मैग्नेट है कॉम्बिनेशन, किसकी कॉम्बिनेशन है, दो पोल्स की, एक नॉर्थ पोल की और दूसरा साउथ पोल की। एक और प्रॉपर्टी, इनकी नॉर्थ पोल और साउथ पोल में बहुत ही छोटा डिस्टेंस होता है, उस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं मैग्नेटिक लेंथ। क्या कहते हैं, मैग्नेटिक लेंथ। अब देखो हमारे पास बार मैग्नेट जो होता है उसके दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। हमारे पास जो बार मैग्नेट होता है उसके दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, एक होती है अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी और एक होती है डायरेक्टिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अब देखो अगर एम बोले हम कि ये पोल स्ट्रेंथ है एक बार मैग्नेट की, ठीक है, पोल स्ट्रेंथ है किसकी, एक बार मैग्नेट की, और बोलेंगे जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल में डिस्टेंस है जिसे हमने क्या कहा था, मैग्नेटिक लेंथ कहा था, वो है ट्वाइस एल। कितनी है वो लेंथ, ट्वाइस एल। तो हम ये बता सकते हैं कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा, इस बार मैग्नेट का जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो हो जाएगा एम टाइम्स ट्वाइस एल। क्या हो जाएगा, एम टाइम्स ट्वाइस एल। ठीक, ये समझ आ गया आपको। फिर से रिपीट करूंगा मैं, अगर हमारे पास एक बार मैग्नेट है, ठीक, उसका पोल स्ट्रेंथ जो है m है, एक पोल की जो स्ट्रेंथ है वो है m और लेंथ है ट्वाइस l, मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में जो लेंथ है वो है ट्वाइस l, जिसे हम मैग्नेटिक लेंथ कहते हैं। तो हम ये बोलते हैं कि इस बार मैग्नेट का जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो हो जाएगा m इक्वल्स टू कैपिटल M मतलब मैग्नेटिक मोमेंट इक्वल्स टू स्मॉल m मतलब पोल स्ट्रेंथ और ट्वाइस एल मतलब ये मैग्नेटिक लेंथ है, ठीक है। तो यहाँ पे इस इक्वेशन में कभी कंफ्यूज मत होना, कभी कभी एल ही गिवन होगा। क्यों, आप बोलोगे सर ये तो यहाँ तो ट्वाइस एल आना चाहिए, एल ही क्यों गिवन है, एल इसलिए गिवन होगा क्योंकि वहाँ पे एल जो है ना हमने टोटल मैग्नेटिक लेंथ ली होगी एल, यहाँ पे हमने वो लेंथ ली है ट्वाइस एल, ठीक, तो इसका ध्यान रख लेना। अब देखो मैंने जैसे आपको बोला कि हमारे पास जो मैग्नेटिक मोमेंट है ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी से क्या हम समझते हैं, एक ऐसी क्वांटिटी जिसके पास हमारे पास डायरेक्शन होगा, जिसके पास हमारे पास मैग्नीट्यूड भी होगा और वो वेक्टर लॉज को भी फॉलो करता होगा, ठीक है। तो हमारे पास जब हम वेक्टर्स एंड स्केलर्स की बात करते हैं तो हम ये बोलते हैं कि हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड होगा, जिसमें डायरेक्शन होगा और क्या होता है, और वो वेक्टर लॉज को भी फॉलो करता है।
तो हमारे पास जो मैग्नेटिक मोमेंट है, हमारे पास जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है वो, एक वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, आप बोलोगे सर हमने तो मैग्नेटिक मोमेंट निकाल दिया एक बार मैग्नेट का, m इक्वल्स टू स्मॉल m टाइम्स टू एल, लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, क्योंकि मैंने क्या बोला कि मैग्नेटिक मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर एक वेक्टर क्वांटिटी है तो मैग्नीट्यूड की तो बात हो गई, m इक्वल्स टू m टाइम्स टू एल, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, वो होगी फ्रॉम साउथ पोल टुवर्ड्स द नॉर्थ पोल। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, प्लीज नोट इट डाउन कि अगर हमारे पास एक क्या है, बार मैग्नेट है, उसका मैग्नेटिक मोमेंट जो है हम कैसे निकालेंगे, m टाइम्स टू एस एल। मान लो आपने लिख लिया मैग्नीट्यूड, लेकिन आपको डायरेक्शन भी चाहिए। क्यों चाहिए आपको डायरेक्शन, क्योंकि हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो जब आपसे कोई पूछे बेटा बता दो कि मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, तो आप बोल देना सर ये तो एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड होता है m टाइम्स ट्वाइस एल, जहाँ m है पोल स्ट्रेंथ, ट्वाइस एल है क्या, मैग्नेटिक लेंथ। और आपसे वो उसके बाद पूछेगा तो ये तो वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन बोल दो। आप बोल देना कि डायरेक्शन जो है उसकी वो है साउथ पोल टुवर्ड्स द नॉर्थ पोल। कहाँ से लेकर कहाँ तक, साउथ पोल से लेकर नॉर्थ पोल तक। क्या आपको ये समझ आ गया। देखो यहाँ पे छोटा सा कंपैरिजन करूंगा मैं, शायद आपने पढ़ा होगा ये, जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या पढ़ते हो, एक डायपोल पढ़ते हो, इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ते हो, आप वहां पे भी डायपोल मोमेंट की बात करते हो। आप वहां पे बोलते हो कि डायपोल मोमेंट जो होगा माइनस चार्ज से लेकर प्लस चार्ज की तरफ होगा। सेम यहाँ पे कहाँ से लेकर कहाँ तक है, साउथ पोल से लेकर नॉर्थ पोल तक। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। ठीक है, देखो हमें कोई भी क्वांटिटी मेजर करने के लिए उसका यूनिट चाहिए, और हमारे पास बहुत सारे यूनिट्स है, सीजीएस यूनिट है, एमकेएस यूनिट है, लेकिन हमारे पास एक स्टैंडर्ड यूनिट है जिसे हम एसआई यूनिट कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको, एसआई यूनिट। आपको पता होगा कि ये एसआई यूनिट जो है इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। ठीक, मान लो आपने कहीं पे भी मैग्नेटिक मोमेंट मेजर किया किस एसआई यूनिट में, वो हर इंटरनेशनली कंट्री में हर जगह पे वो वैलिड होगा। अब अगर हम एसआई यूनिट की बात करें, किसकी, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ की, वो है एम्पियर मीटर। जैसे मैंने आपको बोला कि पोल स्ट्रेंथ जो m है, अगर हम उसके एसआई यूनिट की बात करें वो है एम्पियर मीटर। इसको मैंने डिनोट किया है am से, a स्टैंड्स फॉर एम्पियर, m स्टैंड्स फॉर मीटर। और अगर हम मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के एसआई यूनिट की बात करें तो वो कितना होगा फिर, देखो इसका है एम्पियर मीटर और यहाँ पे 2 है जो डायमेंशनलेस है, l होगा वो भी मीटर में होगा, तो ये हो जाएगा एम्पियर मीटर स्क्वायर। इसलिए मैंने इसको लिखा है ए एम स्क्वायर, मतलब एम्पियर मीटर स्क्वायर। क्या यहाँ तक आपको समझ आया, क्या यहाँ तक आपको कोई डाउट है। ठीक है, अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जब हम बचपन में एक चुंबक लेते थे और हम उसे तोड़ते थे तो हमारे पास क्या होता था, तोड़ने के बाद उस चुंबक के अगर हम 2 पीसेस करें तो वो दोनों पीसेस अलग अलग बिहेव करते थे एज ए मैग्नेट, अलग अलग बिहेव करते थे एज ए मैग्नेट। ये आपने बचपन से ही देखा है। इसीलिए एक बार मैग्नेटिक की प्रॉपर्टी बता देता हूं मैं कि अगर हम इस बार मैग्नेट को तोड़े, क्या करें हम इसको तोड़े, जो इसका हर एक फ्रेगमेंट होगा, जो इसका हर एक टुकड़ा होगा, वो क्या एक्ट करेगा, वो इंडिपेंडेंटली मैग्नेटिक डायपोल एक्ट करेगा। ठीक, ना कि वो आप एक मैग्नेट को तोड़ रहे हो जिसका नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, आपने बीच में तोड़ दिया, इसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल अलग अलग नहीं एक्ट करेगा। मतलब ये पीस बस नॉर्थ पोल एक्ट करेगा, ये पीस बस साउथ पोल एक्ट करेगा, ऐसा नहीं है। आपने बचपन से देखा हुआ है, आपने ये बचपन से देखा हुआ है, जब आपके पास एक मैग्नेट होता था और आपको ये अपने दोस्त को देना होता था मैग्नेट एक, और आप उसे तोड़ के वहीं से दे देते थे, और वो जो टुकड़ा आपके दोस्त के पास होता था वो भी एक्ट करता था सेम मैग्नेट जो आपके पास है। तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास एक बार मैग्नेट है जिसको हमने तोड़ दिया, नॉर्थ पोल अलग हो गया, साउथ पोल अलग हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। होता यह है कि जब हम एक मैग्नेट को तोड़ देते हैं, उसका जो ये है हर एक पीस है वो सेपरेटली एक्ट करता है एज ए मैग्नेटिक डाइपोल। क्या एक्ट करता है, एज ए मैग्नेटिक डाइपोल। यहाँ पे मैंने एक बार मैग्नेट की इमेज डाली है। जैसे मैंने आपको बोला कि मैग्नेटिक मूवमेंट जो कहाँ से कहाँ तक होता है, साउथ से लेकर नॉर्थ तक। ये रेडिश जो कलर्ड है ये साउथ पोल हो गया, और ये जो ब्लूइश है ये नॉर्थ पोल हो गया। तो ये हमारी इमेज है किसकी, बार मैग्नेट की। बार मैग्नेट को अगर आपको डिनोट करना है उसका साउथ पोल कौन सी साइड से और नॉर्थ पोल कौन सी साइड से, तो क्या करोगे, रेडिश टाइप जो होगा वो साउथ पोल होगा और जो ग्रे ब्लूइश टाइप होगा वो नॉर्थ पोल हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको बार मैग्नेट जो है समझ आ गया। ठीक, अब देखेंगे हम कि मैग्नेटिक फील्ड जो होता है बार मैग्नेटिक की वजह से कितना होता है।
ठीक है। देखो, अगर हम फ्री स्पेस की बात करें, फ्री स्पेस मतलब एयर वगैरह है, वहाँ पे कोई मीडियम नहीं है, हमने में चुंबक को नहीं डाला है, हमने ऑयल में चुंबक को नहीं डाला है, बस फ्री स्पेस में रखा है। फ्री स्पेस मतलब यहाँ पे मैंने रखा है, खुली हवा में मैंने रखा है, आराम से मैंने रखा है, बाहर की तरफ रखा है, वैक्यूम में रखा है, लेकिन मैंने उसको किसी मीडियम में नहीं डाला। ठीक, अगर हम एक पॉइंट चूज करें एट डिस्टेंस आर, कहाँ कहाँ से, बार मैग्नेट से, ठीक, और कैलकुलेट करें क्या, दो कंडीशंस पे हम मैग्नेटिक फील्ड क्या करें, हम दो कंडीशंस पे हम कैलकुलेट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड, एक एक्सियल लाइन पे, दूसरा इक्वेटोरियल लाइन पे। मैं आपको ये दोनों लाइनें समझा देता हूँ। देखो, मान लो हमारे पास एक बार मैग्नेट है जो कि ऐसे है, ठीक, स्ट्रेट है, मान लो ये उंगली मेरी जो है ये बार मैग्नेट है, ये जो लाइन होगी, ये जो लाइन होगी इस अलोंग दिस बार मैग्नेट, इसे कहते हैं क्या, एक्सिस ऑफ बार मैग्नेट। अगर हम इसी एक्सिस पे कोई पॉइंट चूज कर रहे हैं जहां पे मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहता हूं, उसे कहते हैं एक्सियल पॉइंट। क्या कहते हैं उसको, एक्सियल पॉइंट। ऐसे हमारे पास है एक और पॉइंट जिसे हम इक्वेटोरियल पॉइंट कहते हैं या इक्वेटोरियल लाइन कहते हैं। देखो, मान लो ये मेरा बार पॉइंट है, मैंने एक परपेंडिकुलर डाल दिया, इस पे बाइसेक्टर डाल दिया, ये जो लाइन होगी, ये जो लाइन मैं डाल रहा हूँ यहाँ से ये वाली लाइन, ये जो है ये इक्वेटोरियल लाइन होगी। और अगर इस इक्वेटोरियल लाइन पे मैं मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना चाहता हूँ, जिस पॉइंट पे मैं करूंगा उसे कहते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट। तो मैं मैग्नेटिक फील्ड की जब बात करूंगा किसमें, किसमें, एक बार मैग्नेट में कितनी डिस्टेंस पे, एट डिस्टेंस आर पे, तो मैं दो पॉइंट्स को चूज करूंगा, एक एक्सियल पॉइंट को चूज करूंगा और एक इक्वेटोरियल पॉइंट को चूज करूंगा। ठीक है, अब हम दोनों पे आगे देखेंगे कि हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है। जैसे यहाँ पे देखोगे आप, एक इमेज है, ये साउथ पोल है बार मैग्नेट का, ये नॉर्थ पोल है, और ये है एक्सिस, ये जो डॉटेड लाइन है बीच में से, ये है एक्सिस ऑफ डाइपोल, एक्सिस ऑफ बार मैग्नेट, जैसे मैंने आपको बोला। और ये जो पॉइंट है इसी को कहते हैं हम एक्सियल पॉइंट। और अगर हम एक्सियल लाइन पे देखें, कहीं पे भी पॉइंट पी है जो कि डिस्टेंस आर पे है, कहाँ से आर पे है, सेंटर ऑफ द डाइपोल से। याद रख लेना, वो पॉइंट जो है आर डिस्टेंस पे है, कहाँ से, सेंटर ऑफ द डाइपोल से। वहां पे अगर आप मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना चाहोगे, वो है म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई, म्यू नॉट मतलब परमेबिलिटी, ठीक, डिवाइड बाई 4 पाई ट्वाइस एम डाइपोल मोमेंट, आर जो है डिस्टेंस है, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक, तो ये होता है हमारे पास क्या, क्या होता है हमारे पास, डाइपोल मोमेंट की वजह, सॉरी, बार मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे, एक्सियल पॉइंट पे। वो एक्सियल पॉइंट डिस्टेंस आर पे होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो, हमारे पास पता है कि जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। फिर से, जब हम एक वेक्टर क्वांटिटी को क्या करते हैं, लिखते हैं, मैथमेटिकली लिखते हैं, हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, उसका मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़ती है और उसके डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। अब देखो, ऊपर तो मैंने मैग्नीट्यूड लिख दिया, अब हमें किस चीज़ की पड़ेगी ज़रूरत, वो है डायरेक्शन की। किसकी डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की। ठीक है, तो हम ये बता सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, किसकी वजह से, एक्सियल पॉइंट पे बार मैग्नेट की वजह से, वो सेम होती है जितना डायपोल मोमेंट, जो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है। ठीक, अगर हम शॉर्ट डायपोल ले ले, शॉर्ट डायपोल का क्या मतलब हुआ, ये जो पॉइंट पी है उसको मैं बहुत दूर ले रहा हूँ, ये देखो, ये डिस्टेंस आर जो है, फिर इस स्मॉल डिस्टेंस एल से बहुत क्या हो जाएगी, बहुत ही, हाँ, बहुत ही लंबी हो जाएगी, आर ग्रेटर ग्रेटर देन एल। तब हम ये लिख सकते हैं कि जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होगा, यहाँ पे बोल्ड मैग्नेटिक फील्ड लिखा है मैंने, मतलब वेक्टर क्वांटिटी है ये, म्यू नॉट बाई 4 पाई ट्वाइस एम बाई आर क्यूब। ये आप बोलोगे सर इस इक्वेशन से लेकर इस इक्वेशन तक कैसे आए हम, इस इक्वेशन में हमने क्या पुट किया कि ये जो आर है बहुत 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 ज्यादा है एल से, तो हम एल को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो यह बन जाएगा आर स्क्वायर होल स्क्वायर, जो बन जाएगा आर टू द पावर 4, एंड न्यूमरेटर में जो आर है वो आर को कैंसिल करेगा, तो डिनोमिनेटर में बच जाएगा आर क्यूब। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, देखो, जब हम मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं किसका, बार मैग्नेट का, आपको ये बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो है आर क्यूब के, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल नहीं है, ये आर के प्रोपोर्शनल नहीं है, बट किसके प्रोपोर्शनल है, आर क्यूब के प्रोपोर्शनल है। तो ये आपको हमेशा याद रखना है। लेकिन कब ये आर क्यूब के प्रोपोर्शनल है, जब ये पॉइंट पी जो है बहुत ही दूर होगा, कहाँ से, सेंटर ऑफ द बार मैग्नेट से। क्या यहाँ तक आपको समझ आ गया।
यहाँ तक आपको समझ आ गया? ठीक है, अब हम बात करते हैं इक्वेटोरियल लाइन की। मैंने जैसे आपको बोला कि हमारे पास एक बार मैग्नेट है, जैसे मैंने ऐसे बार मैग्नेट लिया था। ये जो परपेंडिकुलर जा रहा है बाइसेक्टर थ्रू द सेंटर, इसे हम कहते हैं एक्सियल लाइन। क्या कहते हैं हम इसको? एक्सियल लाइन। ठीक, अगर हम कोई पॉइंट चूज़ करें, यहाँ पे मान लो यहाँ पे ये हमारा पॉइंट है और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक्सियल पॉइंट पे क्या निकाले हम? मैग्नेटिक फील्ड निकाले, जिसे सॉरी इक्वेटोरियल पॉइंट पे हम क्या निकालेंगे? मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। तो हम इक्वेटोरियल लाइन पे जो पॉइंट चूज करेंगे, मतलब कि इक्वेटोरियल पॉइंट चूज करेंगे, उस पे मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई m/r² प्लस l² होल टू द पावर 3/2। ठीक, क्योंकि ये हमारे पास ये डिस्टेंस l है, ये डिस्टेंस हमारे पास r है, तो अब हमें ये डिस्टेंस जो है r² प्लस l² मिल जाएगी। ठीक, यहाँ तक आपको समझ आ गया? यहाँ तक आपको समझ आ गया? अब हम एक स्पेशल केस ले लेंगे। कौन सा स्पेशल केस है हमारा? कि अगर हमारे पास r जो होगा ग्रेटर देन l हो जाएगा। ठीक है, ग्रेटर देन l हो जाएगा, तो हम ये बता सकते हैं कि हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, क्या होगा हमारे पास? मैग्नेटिक फील्ड, वो किसके बराबर हो जाएगा? म्यू नॉट बाई 4 पाई m/r³ के बराबर। क्या आपको यहाँ तक समझ आ गया? आई होप कि आपको ये लाइन समझ आई होगी। ठीक है, देखो, अगर हम इक्वेटोरियल लाइन की तरफ देखें, किसकी तरफ देखें? इक्वेटोरियल लाइन, ये है हमारी इक्वेटोरियल लाइन। जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किसके अपोजिट हो जाएगा? मैग्नेटिक मोमेंट के अपोजिट हो जाएगा। याद रख लेना, हमने यहाँ पे इसलिए लिखा है कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो अपोजिट होगा, किसके? मैग्नेटिक मोमेंट के अपोजिट होगा। अब हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से? बार मैग्नेट की वजह से। अब पहले तो हमने एक्सियल पॉइंट ले लिया, ये वाला पॉइंट जो एक्सिस है, यहाँ पे हमने एक पॉइंट ले लिया था। फिर हमने एक इक्वेटोरियल पॉइंट ले लिया, मतलब इस वाली लाइन पे, इक्वेटोरियल लाइन पे यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया। अब कोई जनरल पॉइंट ले लेते हैं, पॉइंट पी। ठीक, जो एंगल थीटा बना रहा है किसके साथ? मैग्नेटिक एक्सिस के साथ। तो वहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा वो हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई m/r³ स्क्वायर रूट ऑफ 3 cos² थीटा प्लस 1। ये थीटा क्या है? ये वाला एंगल है जो ये मैग्नेटिक एक्सिस के साथ बना रहा है। याद रख लेना स्टूडेंट्स, कभी कभी आपको ये वाला एंगल दिया होता है, ये वाला एंगल दिया होता है, ये वाला जो आपको मैं दिखा रहा हूँ एरो से, ये वाला एंगल दिया होता है। उस टाइम पे आपको याद ध्यान में रखना, ये जो थीटा है यहाँ पे, वो 90 माइनस दैट एंगल हो जाएगा। ठीक, क्योंकि ये एंगल चाहिए हमें मैग्नेटिक एक्सिस के साथ। आई होप कि आप इसका ध्यान रखोगे। ठीक है, अब इन रिलेशन में अगर हम बात करें, जो म्यू नॉट है हमारे पास वो क्या है? वो है हमारे पास क्या? 4 पाई × 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स। और इसे क्या कहते हैं? मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं, जैसे मैंने आपको ये बोल दिया। अब हम देखेंगे कि जो एक बार मैग्नेट होता है वो एक सोलेनोइड की तरह बिहेव कैसे करता है। किसकी तरह बिहेव करता है? एक सोलेनोइड की तरह। आप बोलोगे सर एक सोलेनोइड होता क्या है? मैंने आपको इमेज में पहले भी दिखा दिया एक सोलेनोइड। अब फिर से बताता हूँ। अगर मेरे पास एक लूप है जिसको मैंने n नंबर ऑफ टर्न से ऐसे वाइंड किया, ऐसे 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 करके, एक कॉइल आपने देखी होगी, उसमें क्या होता है? एक कॉइल में ऐसे ऐसे करके सर्कुलर लूप्स होते हैं जिसको हमने ऐसे वाइंड किया होता है, तो उसे एक सोलेनोइड कहते हैं। और सोलेनोइड की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आता है वो होता है म्यू नॉट n टाइम्स I। ठीक, कितना? म्यू नॉट n टाइम्स I। म्यू नॉट क्या है? परमेबिलिटी है। I क्या है? करंट है। n की अगर हम बात करें, ये होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। याद रख लेना, जब हम सोलेनोइड की बात करते हैं हम बताते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो हो जाएगा म्यू नॉट टाइम्स n टाइम्स I। तो यहाँ पे जो n है वो क्या है? इट्स नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ठीक, I जो है करंट है इसमें से। क्या यहाँ तक आपको समझ आ गया? क्या यहाँ तक आपको समझ आ गया? ठीक है, अगर हम अब मैग्नेटिक फील्ड निकाले कहाँ पे? एक्सियल पॉइंट पे, जो कि डिस्टेंस r पे है। ठीक है, सोलेनोइड के सेंटर से r डिस्टेंस पे है। ये देखो मैंने पॉइंट P ले लिया, ये इसका एक्सिस हो गया, एक्सिस ऑफ सोलेनोइड। ये पॉइंट P होगा जिसे हम एक्सियल पॉइंट कहते हैं। तो वो कितना हो जाएगा? म्यू नॉट m/2 पाई r³। आप देख रहे हो कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे भी किसके प्रोपोर्शनल है? r³ के प्रोपोर्शनल है। और मैग्नेटिक मोमेंट की अगर हम बात करें, मैग्नेटिक मोमेंट किसके बराबर था हमारा? याद करो, n टाइम्स I टाइम्स a। n वहां पे था नंबर ऑफ टर्न्स, तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ n टाइम्स लेंथ ट्वाइस l। I करंट है और पाई a स्क्वायर। क्या यहाँ तक आपको समझ आया? तो हमने मैग्नेटिक फील्ड भी निकाला और हमने मैग्नेटिक मोमेंट भी निकाला।
ठीक। अब अगर हम बात करेंगे इस सिंगल इलेक्ट्रॉन की, किसकी बात करेंगे? सिंगल इलेक्ट्रॉन की, जो ऑर्बिट में, सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता रहता है। एक इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के अराउंड घूमता रहता है, हम ये बताते हैं कि ये भी बिहेव करता है एज ए मैग्नेटिक डाइपोल। क्यों वो बिहेव करेगा एज ए मैग्नेटिक डाइपोल? क्या आप में से कोई बता सकता है कि क्यों वो बिहेव करेगा एज ए मैग्नेटिक डाइपोल? हम ये बताते हैं कि जो हमारे पास सर्कुलर लूप्स होते हैं, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, वो भी तो मैग्नेटिक डाइपोल बिहेव करते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन जो होता है एक सर्कुलर लूप में घूम रहा होता है, उसके साथ एक करंट मान लेते हैं हम, और हम ये बोलते हैं कि ये भी बिहेव करेगा एज ए मैग्नेटिक डाइपोल, जिसका हम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अगर देखें, ठीक है, तो वो उसका डेफिनेट होता है, मतलब उसकी कुछ वैल्यू होती है, किसकी? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की। ठीक। अब अगर हम बोहर मैग्नेट्रॉन की बात करें, देखो ये जो टर्म है ना यहाँ पे, बोहर मैग्नेट्रॉन, आप ये बहुत जगह पे यूज करोगे फिजिक्स में, तो आप इसको ध्यान से पढ़ो, आप इसको ध्यान से देखो। जो बोहर मैग्नेट्रॉन होता है क्या है? ये होता है मैग्नेटिक मूवमेंट। क्या होता है? मैग्नेटिक मूवमेंट। किसकी वजह से? ये होता है वो मैग्नेटिक मूवमेंट जब एक इलेक्ट्रॉन घूमता है अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट, ठीक, ग्राउंड स्टेट में, मतलब n=1, मतलब ग्राउंड स्टेट में घूम रहा है। उस टाइम पे जो मैग्नेटिक मूवमेंट आता है उसी को हम कहते हैं बोहर मैग्नेट्रॉन। क्या कहते हैं हम उसको? बोहर मैग्नेट्रॉन। ठीक है। अब बोहर मैग्नेट्रॉन की अगर हम वैल्यू देखें, एम बी, एम क्योंकि एक मैग्नेटिक मूवमेंट है, बी मतलब मैग्नेट फील्ड में, तो बोहर मैग्नेट्रॉन की बात करें तो इट इज ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एच प्लैंक्स कांस्टेंट, 4 पाई एम ई, एम ई इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। सारे कांस्टेंट्स हैं, इनकी वैल्यूज पुट करेंगे तो हमें मिलेगा 9.27 इन 10 टू द पावर -24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। यहाँ तक आपको समझ आया होगा, आई होप सो। अब हम नया टॉपिक जो है पढ़ेंगे वो है कि टॉर्क किस पे? मैग्नेटिक डाइपोल पे। मतलब कि जब हम एक मैग्नेटिक डाइपोल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, वहां पे जो टॉर्क अप्लाई होगा वो कितना होगा? ठीक। देखो, अगर हमारे पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है जिसका वैल्यू चेंज नहीं हो रहा, ठीक, तो हम ये बताएंगे कि मैग्नेटिक डाइपोल को अगर हम उस यूनिफॉर्म फील्ड में पुट करेंगे तो उस पे नेट फोर्स जो होगा जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। हाउएवर, इस पे टॉर्क अप्लाई होता है जब हम एक डाइपोल को किस में रखते हैं? एक मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। उस पे भले ही नेट फोर्स जीरो हो रहा है, लेकिन इस पे एक टॉर्क अप्लाई होता है। वो टॉर्क कितना होता है? एम क्रॉस बी। एम मैग्नेटिक मोमेंट, क्रॉस प्रोडक्ट विद मैग्नेटिक फील्ड। आपको पता है जब हम दो वेक्टर्स को क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो कैसे आता है? टॉर्क इक्वल्स टू एम बी, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ एम, मैग्नीट्यूड ऑफ बी और साइन ऑफ थीटा। और ये थीटा एंगल कौन सा है? थीटा एंगल कौन सा है? जो ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ बना रहा है। कौन? ये डाइपोल। ठीक है। अब देखो, अगर हमें एक डाइपोल को रोटेट करना पड़े, क्या करना पड़े? रोटेट करना पड़े। किसको? एक मैग्नेटिक डाइपोल को। किस में? एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। मान लो मैंने एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक डाइपोल को डाला और मैं चाहता हूं कि मैं अब इसको रोटेट करा दूं। ठीक है, रोटेट करा दूं। मान लो ये एंगल बना रहा था पहले थीटा 1। कितना एंगल बना रहा था? थीटा 1। और मैंने इसको रोटेट करके फाइनल पोजीशन जब दे दी तो ये एंगल बना रहा है थीटा 2। कितना बना रहा है? थीटा 2। तो हम ये बता सकते हैं कि हमें जो वर्क डन करना पड़ेगा वो हो जाएगा एम मैग्नेटिक मोमेंट का मैग्नीट्यूड, बी मैग्नेटिक फील्ड, कॉस ऑफ थीटा 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा 2। क्या यहाँ तक आपको समझ आया होगा? ठीक है। जैसे अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, किसमें? किसकी पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं हम? हाँ जी, एक मैग्नेटिक डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं। अगर हम इस मैग्नेटिक डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी की बात करें किसमें? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, वो कितना हो जाएगा? यूबी, मतलब पोटेंशियल एनर्जी इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी इक्वल्स टू माइनस एम डॉट प्रोडक्ट विद बी। याद रख लेना यहाँ पे क्या है? डॉट प्रोडक्ट। टॉक में क्या था? क्रॉस प्रोडक्ट था। तो डॉट प्रोडक्ट की वजह से आता है कॉस ऑफ थीटा, और ये जो थीटा है ये क्या है? ये क्या है? ये एंगल है किस किस के बीच में? मैग्नेटिक फील्ड के बीच में और डायपोल की एक्सिस के बीच में। ठीक। आई होप कि ये आपको समझ आया होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो, अगर हम क्या कर रहे हैं, एक मैग्नेटिक कंपास है हमारे पास, ठीक है, जिसका मैग्नेटिक मोमेंट है m। कंपास आपने देखा होगा, जिसका मैग्नेटिक मोमेंट, उसकी नीडल की का जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो है m, और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I, और ये ऑसिलेट कर रहा है किसमें? मैग्नेटिक फील्ड में। तो उसका अगर हमें टाइम पीरियड निकालना होगा उस ऑसिलेशन का,
तो हम कहते हैं T इक्वल्स टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ I डिवाइडेड बाय M टाइम्स B। 2 पाई एक कांस्टेंट है, I क्या है, I यहाँ पे करंट नहीं है, I क्या है यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक, और M क्या है मैग्नेटिक मोमेंट, और B क्या है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो हम उस ऑसिलेशन का टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं। तो कितना होगा वो टाइम पीरियड, 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ I डिवाइडेड बाय एम बी। आई होप कि यहाँ तक आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको कोई क्वेरी है आप चैट बॉक्स में डाल सकते हो, कहीं पे भी डाल सकते हो, ठीक है। देखो, अब हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स की, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होती क्या है, अगर हम एक कंपास नीडल को रखेंगे, ठीक है, कंपास नीडल को रखेंगे किसमें मैग्नेटिक फील्ड में, तो वो जो अलाइनमेंट होगी उस कंपास नीडल की जो अलाइनमेंट होगी वो होगी क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइन। एक इमेजिनरी कंसेप्ट है, ऐसा कुछ नहीं है कि लाइन्स गुजर रहे हैं इधर उधर, मैग्नेट से लाइन्स निकल रही हैं, लाइन्स अंदर आ रही है, ऐसा कुछ नहीं है। ये बस मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करने के लिए हम यूज करते हैं इमेजिनरी लाइन्स, जिसे हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स कहते हैं, ठीक। ऐसे इसलिए मैंने लिखा है कि हम इसको डिनोट करते हैं एक मैग्नेटिक फील्ड दिखाने के लिए एक फील्ड में, ठीक है। देखो, अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो क्लोज कंटिन्यूअस कर्व्स बनाते हैं, मतलब वो क्लोज कर्व्स बनाते हैं, ठीक है। अगर टेंजेंट ड्रा करें हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन पे, तो किसी भी पॉइंट पे मान लो ये हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ऐसे करके एक सर्कुलर लाइन है जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, कहीं पे भी टेंजेंट ड्रा करोगे तो उस टेंजेंट से ही हमें डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकल के आती है उस पॉइंट पे, ठीक। तो एक और इम्पॉर्टेंट बात, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये एक मैग्नेटिक फील्ड, ये कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। क्यों, क्योंकि आप उस पॉइंट पे जहाँ पे देखो ये इंटरसेक्ट कर रही है, उस पॉइंट पे आप दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन या दो टेंजेंट्स डाल सकते हो। दो टेंजेंट मतलब दो डायरेक्शन, तो एक ही पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन की दो डायरेक्शन आ रही है जो कि पॉसिबल नहीं है। तो हम ये कहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है कभी इंटरसेक्ट नहीं करती, ठीक है। अगर हम बात करें कि आउटसाइड, देखो यहाँ पे मैंने एक मैग्नेट रखा है, ये इसका साउथ पोल है, ये इसका नॉर्थ पोल है। अगर आप बाहर के फील्ड में देखोगे, बाहर देखोगे, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ से कहाँ तक है, नॉर्थ पोल से लेकर साउथ पोल जा रही है। यही मैंने बताया है कि नॉर्थ पोल से लेकर साउथ पोल तक जा रही है, लेकिन कहाँ पे, आउटसाइड द मैग्नेट। लेकिन आप देखोगे ये लाइन अंदर जा रही है साउथ पोल से, और अंदर अगर हम देखें, इस बार मैग्नेट के अंदर अगर हम देखें, कहाँ से लेकर कहाँ तक जा रही है लाइन, साउथ पोल से लेकर नॉर्थ पोल तक। आपको समझ आ गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये कि अगर हमारे पास एक मैग्नेट है, बाहर की स्पेस में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो है फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, और अंदर जो है वो है साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। अब हम देखेंगे एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसे हम कहेंगे क्या, मैग्नेटाइजेशन ऑफ मटेरियल। क्या कहेंगे इसको हम, मैग्नेटाइजेशन ऑफ मटेरियल। देखो, हमारे पास दो सबस्टेंसेस है जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एक्वायर करते हैं जब हम उनको मैग्नेटिक फील्ड में डालते हैं, ठीक। अगर हम मान लो हमारे पास कुछ मटेरियल्स है, ठीक है, क्या है हमारे पास कुछ मटेरियल्स है जिनको जब हम मैग्नेटिक फील्ड में डालते हैं, और वो मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड उन्हें मैग्नेटाइज करता है, मतलब वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज देता है उनको। इस फिनोमेना को हम कहते हैं मैग्नेटाइजेशन ऑफ मटेरियल। हम ये कहते हैं कि हमने उस मटेरियल को मैग्नेटाइज किया, ठीक। तो अगर हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल को देखना है तो हमें उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देखनी पड़ेगी। सबसे पहली टर्म जो है मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, ठीक। देखो, जब भी हम मैग्नेट किसी भी मटेरियल को, मैग्नेटिक सब्सटेंस को किस में रखते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड हो, मतलब उस मैग्नेट फील्ड की ये प्रॉपर्टी है कि वो मैग्नेटाइज कर सकता है मटेरियल को, तो वो जो सब्सटेंस है वो क्या हो जाता है, वो मैग्नेटाइज हो जाता है। अगर जिस मैग्नेट फील्ड में हमने उसको रखा वो मान लो बी नॉट है, क्या है, बी नॉट है, तन जो मैग्नेट फील्ड हो जाएगा वो म्यू और मतलब रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ मटेरियल टाइम्स बी नॉट, मतलब वो मैग्नेटाइजिंग फील्ड, ठीक है। ऐसे हमारे पास एक और टर्म है जिसे मैग्नेटिक परमेबिलिटी कहते हैं, म्यू, ठीक। ये हमें ये बताता है कि मैग्नेटिक लाइन जो है, ठीक है, ये हमें ये बताता है कि टू विच एक्सटेंट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ इंडक्शन में पास थ्रू अ गिवन सब्सटेंस। मतलब अगर हमने एक मैग्नेटिक मटेरियल ले लिया, उसमें से मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करा रहा हूँ, तो उस मटेरियल की मैग्नेटिक परमेबिलिटी मुझे ये बताएगी कि कितने लाइंस पास हो सकते हैं और कहाँ तक पास हो सकते हैं, ठीक।
अब जो मैग्नेटिक परमेबिलिटी होती है फ्री स्पेस की म्यू नॉट, उसकी वैल्यू होती है 4 पाई टाइम्स 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स। ठीक, लेकिन अगर हम मैग्नेटिक मटेरियल्स की बात करें, एब्सोल्यूट परमेबिलिटी जो होती है वो किससे डिफरेंट होती है? परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस से। मान लो किसी मटेरियल की एब्सोल्यूट परमेबिलिटी है म्यू और उसकी रिलेटिव परमेबिलिटी है म्यू नॉट, और उसके जो है वो डिफरेंट होते हैं, ये वैल्यूज डिफरेंट होते हैं किससे? मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस से। क्या यहाँ तक आपको समझ आ गया? क्या यहाँ तक आपको समझ आ गया? अब देखो, अगर हम किसी भी मैग्नेटिक सब्सटेंस को देखें तो उसकी जो मैग्नेटिक परमेबिलिटी होती है डिवाइडेड बाय मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, वो होती है बी डिवाइड बाई बी नॉट। ठीक, और उसी को हम कहते हैं रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी। क्या कहते हैं हम उसको? रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी। ये जो रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी है ये यूनिटलेस है, मतलब हमारे पास इसकी यूनिट्स नहीं है। हम जब इसकी वैल्यू लिखेंगे 1 2 3 4 वट हमें यूनिट्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें यूनिट्स नहीं है और इसके डायमेंशंस भी नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है। कभी कभी यूनिट्स एंड डायमेंशन से क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको कि बताओ हमें रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी के डायमेंशंस क्या है। आप बोल देना सर जो रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी है वो यूनिटलेस है और उसके साथ डायमेंशंस एसोसिएट नहीं होते। क्या यहाँ तक आपको समझ आ गया? आई होप कि आपको समझ आया होगा। एक और टर्म पढ़ेंगे, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन एक सबस्टेंस की हम कैसे डिफाइन करते हैं? ये बताता है कि मैग्नेटिक मूवमेंट कितना इंड्यूस हो गया कितने में? सबस्टेंस के पर यूनिट वॉल्यूम में, जिस सबस्टेंस को हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ये बताता है कि एक सबस्टेंस के पर यूनिट वॉल्यूम में कितना मैग्नेटिक मूवमेंट इंड्यूस हो गया। कब? जब हमने इसको मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रखा। तो इसको हम डिनोट करते हैं आई से, लिखते हैं इट्स एम पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब मैग्नेटिक मोमेंट इंड्यूस्ड पर यूनिट वॉल्यूम। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका एसआई यूनिट, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट जो है वो है एम्पियर मीटर इनवर्स। ठीक, अब जो हम मैग्नेटाइजेशन ऑफ मटेरियल्स पढ़ रहे हैं इसमें हम फोर्थ क्वांटिटी देखेंगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, वो है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड या मैग्नेटिक इंटेंसिटी, जिसे हम एच कहते हैं। ठीक, ये एक्चुअली ये जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड होती है या मैग्नेटिक इंटेंसिटी होती है, ये कैपेबिलिटी होती है किसकी? एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड की। क्या कैपेबिलिटी कि ये कितना मैग्नेटाइज कर सकता है एक सबस्टेंस को। ठीक है, तो हम ये बताते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड एक कैपेबिलिटी है, एक प्रॉपर्टी है किसकी? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की। कौन सी प्रॉपर्टी? वो ये बताता है कि ये कितना सबस्टेंस को मैग्नेटाइज कर सकता है। ठीक, तो हम इसको एच से डिनोट करते हैं, इट्स बी नॉट डिवाइड बाई म्यू नॉट, या हम इसको लिख सकते हैं बी डिवाइडेड बाई म्यू से भी। देखो, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक इंटेंसिटी एच जो है या इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड जो है, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, ये भी हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी से इसका जो एसआई यूनिट होता है वो कितना होता है? इसका एसआई यूनिट क्या है? इसका एसआई यूनिट है हमारे पास एम्पियर मीटर। क्या है हमारे पास? एम्पियर मीटर। ठीक है, ऐसे ही अगर हम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की बात करें, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की बात करें तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी रेशो होता है। किस किस का रेशो होता है? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का जो इंड्यूस हो चुका है एक सबस्टेंस में टू द मैग्नेटिक इंटेंसिटी एच। तो हम ससेप्टिबिलिटी जिसे हम काई, ये एक्स आप मत पढ़ लेना, इट्स कॉल्ड काई। काई एम जो है वो आई डिवाइडेड बाय एच, मतलब रेशो ऑफ किस किस का रेशो? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का और मैग्नेटिक इंटेंसिटी का। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन नहीं होती और इसके यूनिट्स भी नहीं होती और इसके डायमेंशंस भी नहीं होते। ठीक है, अब हम देखेंगे कि रिलेटिव परमेबिलिटी और ससेप्टिबिलिटी एक मटेरियल की, इन दोनों के बीच में क्या क्या रिलेशन है। देखो, जब हम मैग्नेटिक फील्ड को लिखते हैं तो मैंने लिखा था कि ये मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट, सॉरी मैग्नेटिक परमेबिलिटी म्यू नॉट टाइम्स आई टाइम्स एच हो गया। ठीक, अब हम इसको मैग्नेटिक फील्ड को अगर हम एच कॉमन निकालें तो आई डिवाइड बाई एच आ जाएगा, यहाँ पे +1 आ जाएगा। मैं रिलेशन फाइंड करना चाहता हूँ रिलेटिव परमेबिलिटी और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के बीच में। देखो, अब हमने अभी अभी पढ़ा कि ये आई डिवाइड बाई एच, ये रेशो जो होता है ये ससेप्टिबिलिटी के बराबर आ जाता है। तो ये आ जाएगा मुझे, और एच टाइम म्यू नॉट जो बी नॉट दे देगा, तो ये बी नॉट टाइम्स ससेप्टिबिलिटी +1 आ जाएगा।
आई होप कि आपको समझ आ गया होगा मैथमेटिकली। अगर मैं ये बी नॉट जो है यहाँ न्यूमरेटर में ले आऊँ, इट विल बी बी डिवाइड बाई बी नॉट इक्वल्स टू ससेप्टिबिलिटी प्लस 1। ठीक। अब बी डिवाइड बाई बी नॉट किसके बराबर होता है? यही होता है हमारे पास रिलेटिव परमेबिलिटी के बराबर। तो मैं लिख सकता हूँ कि जो ये रिलेटिव परमेबिलिटी है म्यू आर, मतलब बी डिवाइड बाई बी नॉट के बदले म्यू आर, ये ससेप्टिबिलिटी प्लस 1 दे देगा। तो ये आ गई हमारे पास रिलेशन बिटवीन किस किस के बीच में रिलेशन, मैग्नेटिक परमेबिलिटी या रिलेटिव परमेबिलिटी और ससेप्टिबिलिटी के बीच में। ठीक है। ऐसे ही अगर हम मैग्नेटिक मटेरियल्स को अब हम देखें, जो मैग्नेटिक मटेरियल्स है वो सबस्टेंसेस जो होते हैं, इनको हम तीन केसेस में क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक। देखो, जो मैग्नेटिक सबस्टेंसेस होते हैं, जो मैग्नेटिक सबस्टेंसेस होते हैं वो बिहेव कैसे करते हैं, वो डिफरेंटली बिहेव करते हैं और तीन वेज में बिहेव करते हैं। तीन मटेरियल्स होते हैं हमारे पास जो डिफरेंटली मैग्नेटिक मटेरियल जो होते हैं तीन वेज में बिहेव करते हैं, उनको हम अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहला हमारे पास डायमैग्नेटिक मटेरियल, उसके बाद है पैरामैग्नेटिक मटेरियल और उसके बाद है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तीनों मटेरियल्स को हम अच्छे से पढ़ेंगे। आपने देखा था पहले इस लेक्चर के बिगिनिंग में कि हमारे पास क्वेश्चन जो आते हैं डायमैग्नेटिक मटेरियल से भी आए हुए हैं। ठीक। देखो, हमारे पास कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं कि वो क्या बिहेव करते हैं, जिनको जब हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, किसमें, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में, किसमें, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में, तो वो थोड़ा सा स्मॉल डिक्रीज इन मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाता है उसमें से। एक ऐसे मटेरियल्स जिनको जब हम स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होता है कि वो दिखाते हैं कि स्मॉल डिक्रीज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। ये कौन कौन से मटेरियल्स है एग्जांपल्स, बिस्मथ है हमारे पास, कॉपर है, लेड है, सिलिकॉन है, नाइट्रोजन है, सारे लेकिन एसटीपी पे है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे वाटर भी सेम है एंड सोडियम क्लोराइड एटसेट्रा। ये है किसके एग्जांपल्स, डायमैग्नेटिक मटेरियल्स के एग्जांपल्स। और डायमैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं, वो मटेरियल्स जब हम इनको स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो ये हमारे पास स्मॉल डिक्रीज इन मैग्नेटिक फ्लक्स दिखाता है। ठीक है। अब देखो, जो डायमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं इनमें जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट होता है, नेट मैग्नेटिक मोमेंट का क्या मतलब हुआ कि एक मैग्नेटिक मोमेंट जो इनकी वजह से ऑर्बिटल मोशन की वजह से आता है और दूसरा स्पिन की वजह से जो आता है, स्पिन किनका, इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक, वो जीरो के बराबर होता है। तो हम ये बता सकते हैं कि डायमैग्नेटिक मटेरियल्स में नेट मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है वो जीरो के बराबर होता है। अब जब हम इनको एक्सटर्नल डायमैग्नेटिक मटेरियल्स को जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में डालते हैं जिसकी स्ट्रेंथ बी होती है, तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट को थोड़ा सा डिस्टॉर्ट करते हैं। वो सर्कुलर ऑर्बिट्स बात कर रहे होते हैं तो इनको डिस्टॉर्ट करता है हल्का सा, और इसकी वजह से जो है मैग्नेटिक मूवमेंट इंड्यूस हो जाता है, किसमें, अपोजिट डायरेक्शन में। क्या आपको ये समझ आ गया? तो हम ये बता सकते हैं कि डायमैग्नेटिक मटेरियल्स का नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो होता है, लेकिन जब हम इनको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो डिस्टॉर्शन की वजह से इनमें एक मैग्नेटिक मूवमेंट आ जाता है, स्मॉल मैग्नेटिक मूवमेंट होता है। ठीक है। देखो, अगर हम डायमैग्नेटिक मटेरियल्स को किस में रखेंगे, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो ये रिपेल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, रिपेल। तो इनको क्या होती है, टेंडेंसी होती है क्या करने की, शिफ्ट होने की। कहाँ से, स्ट्रॉन्ग से लेकर वीकर रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में। आपको ये समझ आ गया? अगर हम इनको मटेरियल्स को किस में रखते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो इनकी एक टेंडेंसी होती है कि हम शिफ्ट हो जाए कहाँ से कहाँ तक, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से लेकर वीकर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। ठीक। अब जो रिलेटिव परमेबिलिटी होती है किसकी, डायमैग्नेटिक मटेरियल्स की, डायमैग्नेटिक सबस्टेंसेस की, वो लेस देन 1 होती है, दैट्स ऑलवेज लेस देन 1। ठीक। और ससेप्टिबिलिटी जो होती है इनकी वो नेगेटिव वैल्यू दे देती है। यहाँ तक आपको समझ आ गया? ठीक है। जो डायमैग्नेटिक मटेरियल्स है, जो डायमैग्नेटिज्म दिखा रहे हैं, ये एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। ठीक है। तो ये टेम्परेचर के साथ वेरी नहीं करती। ठीक, ना ही ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ वेरी करती है। तो एक डायमैग्नेटिज्म जो है, डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है एक मटेरियल की, डायमैग्नेटिक मटेरियल्स की, वो इनकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। मतलब कि वो वेरी नहीं करती ना मैग्नेटिक फील्ड के साथ ना ही टेम्परेचर के साथ। आई होप कि आपको यहाँ तक ये समझ आ गया। ठीक है। देखो, अब हम ऐसी बात करेंगे पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स की। किन की बात करेंगे हम, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स की। पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स क्या करते हैं जब इनको हम मैग्नेटिक फील्ड में डालते हैं, बताओ। जब हम पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स को एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड में डालते हैं तो ये स्मॉल इंक्रीज दिखाते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स में। हमने देखा डायमैग्नेटिज्म में क्या हो रहा है, वो डायमैग्नेटिक मटेरियल्स जो है वो ये दिखा रहे हैं डिक्रीज इन मैग्नेटिक फ्लक्स दिखा रहे हैं जब हम इनको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में डालते हैं।
देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। ठीक, इनके एग्जांपल्स कौन कौन से हैं? अल्युमिनियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, ऑक्सीजन है, एसटीपी पे मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे, और कॉपर क्लोराइड भी जो है एग्जांपल है किसकी? पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स की। ठीक है, और ये सारे मटेरियल जो है पैरामैग्नेटिक मटेरियल जो मैंने ऊपर आपके लिखे हैं। देखो, अगर हम पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स की भी बात करें, इनका भी जो नेट डाइपोल मोमेंट होता है ना, वो जीरो होता है, नॉन जीरो होता है, सॉरी क्या होता है वो? नॉन जीरो होता है। हर एक एटम का नेट डाइपोल मोमेंट जो होता है वो होता है नॉन जीरो। ठीक, अब जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल जो होते हैं उनको अगर हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में डालते हैं तो ये अट्रैक्ट हो जाते हैं। क्या होते हैं? अट्रैक्ट होते हैं, और इनकी टेंडेंसी होती है कहाँ से शिफ्ट होने की? वीकर मैग्नेटिक फील्ड से लेकर स्ट्रॉन्ग रीजन्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में शिफ्ट होने की। अब जो रिलेटिव परमेबिलिटी होती है एक मैग्नेटिक मटेरियल्स की, जिस किसकी रिलेटिव परमेबिलिटी? पैरामैग्नेटिक मटेरियल की, वो होती है ग्रेटर देन 1, और ससेप्टेबिलिटी जो होती है पॉजिटिव वैल्यू होती है इसकी। ठीक, ससेप्टेबिलिटी एक पॉजिटिव वैल्यू दे देती है। अब अगर हम बात करें पैरामैग्नेटिक मटेरियल, क्या ये भी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है? क्या ये भी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता? नहीं, जो यहाँ पे पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है वो किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। और वो टेम्परेचर डिपेंडेंसी कौन देता है हमें? वो क्यूरीज लॉ देता है। ठीक, तो ये क्यूरीज लॉ क्या कहता है कि ससेप्टेबिलिटी जो होती है पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स की, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? टेम्परेचर के। तो यहाँ पे इसलिए मैंने मैथमेटिकली लिखा है कि ससेप्टेबिलिटी किन की, लेकिन किन की बात हो रही है? पैरामैग्नेटिज्म की, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स की बात हो रही है। वो C डिवाइड बाई T हो जाएगा। C जो है एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जिसे क्यूरीज कांस्टेंट कहते हैं। हमने जैसे बोला कि क्यूरीज लॉ क्या कहता है कि जो हमारे पास पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं उनमें जो हमारे पास ससेप्टेबिलिटी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर की। ठीक, तो हम इसको C/T लिखते हैं, जहाँ पे C जो है हमारे पास एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जिसे क्यूरीज कांस्टेंट कहते हैं। देखो, अब जो है हमारे पास फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स ऐसे मटेरियल्स है जो बहुत ही स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं कि कहाँ की तरफ? मैग्नेटिक फील्ड में। मतलब कि ये बहुत ही स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड, इन्हें बहुत ही स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं, और ये कभी 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 खुद से भी मैग्नेटाइज हो जाते हैं। इवन अगर स्मॉल मैग्नेटाइजिंग फील्ड हो तब ये खुद से ही मैग्नेटाइज हो जाते हैं, इनको स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत नहीं पड़ती। थोड़ा सा हल्का सा मैग्नेटाइजिंग फील्ड हो तो ये मैग्नेटाइज हो जाते हैं। इनमें से एग्जांपल्स है अल्निको जो एलॉय है किसका? आयरन का, एल्युमिनियम है, निकल है, कोबाल्ट और कॉपर है। ठीक, अगर हम नेचुरली ऑकरिंग देखें, मतलब नेचर में जो हमारे पास नेचुरली ऑकरिंग फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स है वो कौन कौन से है? लोडस्टोन है हमारे पास, आयरन है, कोबाल्ट है, निकल है, और गैडोलिनियम है। ठीक है, नेचुरली ऑकरिंग फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स है। देखो, ये मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिनका क्या होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स बहुत ही इंक्रीज होता है जब हम इनको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। तो इनकी मैग्नेटिक परमेबिलिटी ग्रेटर देन 1 होती है, मतलब 1 से जस्ट ज़्यादा नहीं होती, बहुत ज़्यादा होती है, और ससेप्टेबिलिटी की वैल्यू भी पॉजिटिव और बहुत ही ज़्यादा होती है। ठीक है, अब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो होते हैं, इन इनके पास सारी मटेरियल सेम, सारी प्रॉपर्टी सेम होती है जैसे पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स की होती हैं। ठीक, और इनके पास लेकिन ये जस्ट लार्ज क्वांटिटी में होते हैं, जैसे पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स का म्यू आर ग्रेटर देन 1 है, इनका ग्रेटर देन 1 है। ससेप्टेबिलिटी वहाँ पे भी पॉजिटिव है, यहाँ पे भी पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ ससेप्टेबिलिटी की वैल्यू बहुत ही लार्ज है। ठीक, तो ये ऑलमोस्ट सेम प्रॉपर्टीज दिखाते हैं जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स दिखाते हैं। सेम नहीं बता सकते, बोल सकते हैं कि सारी प्रॉपर्टीज दिखा सकते हैं जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स दिखाते हैं। ठीक है, देखो, अगर हम मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी की बात करें, किन की? फेरो मैग्नेटिक मटेरियल्स की, वो डिक्रीज हो जाती है जब हम क्या करते हैं? टेम्परेचर को राइज करते हैं। और जब हम राइज करते करते जाएंगे टेम्परेचर, और एक टेम्परेचर ऐसा आ जाएगा जिसे हम क्यूरीज टेम्परेचर कहते हैं। क्या कहते हैं हम? क्यूरी टेम्परेचर। ये जो सबस्टेंस है हमारा हमारा फेरोमैग्नेटिक कैरेक्टर लूज करता है, और ये उस टाइम पे क्या बन जाता है? पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस। तो हम ये कहते हैं कि जब हम मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी देखें किन की? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की, वो डिक्रीज हो जाती है टेम्परेचर के साथ। और जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएंगे, एक टेम्परेचर ऐसा आ जाएगा जहाँ पे, जिसे हम क्यूरीज टेम्परेचर कहते हैं, जहाँ पे ये मैग्नेट जो होगा लूज करेगा अपने फेरोमैग्नेटिक
कैरेक्टर को और बिहेव करेगा एज ए पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस। यहाँ तक समझ आ गया आपको? आई होप कि ये समझ आ गया होगा आपको। देखो, अगर हम देखें मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी किन की, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की कैसे वेरी होती है टेम्परेचर के साथ, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है T माइनस टी सी। टी टेम्परेचर, टी सी माइनस क्यूरी टेम्परेचर। ठीक, तो अगर हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को लाए हम यहाँ पे सी को, तो हम लिख सकते हैं ससेप्टिबिलिटी जो होती है किसके बराबर होती है, सी डिवाइड बाई टी माइनस टी सी। टी सी जो है क्यूरी टेम्परेचर है और सी जो है हमारे पास कांस्टेंट है। और इस लॉ को, ये जो मैथमेटिकली मैंने ऊपर लॉ लिखा है, इसे कहते हैं क्यूरी वेस लॉ। क्या कहते हैं हम इसको? क्यूरी वेस लॉ। ठीक है। ऐसे हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेट्स है। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूजुअली हमें मिलते हैं आयरन कोर की शेप में, ठीक, जिनमें एक सोलेनोइड लगा होता है, आयरन कोर सोलेनोइड्स कहते हैं इनको। ठीक, और जो फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है किसकी? आयरन कोर की, वो क्या करता है, वो इंटरनल मैग्नेटिक डोमेन जो होते हैं एक आयरन को, उनके एक ही लाइन अप कर देता है, उनको एक ही डायरेक्शन में लेके आता है। ठीक, तो इस वजह से क्या होता है, देखो मैं ये बोल रहा हूँ कि जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं? आयरन कोर के फॉर्म में होता है। आयरन कोर विद सोलेनाइड्स, मतलब ये देखो आप, यहाँ पे नीचे एक आयरन रॉड लगी हुई है, आयरन कोर लगा हुआ है, और यहाँ पे क्या है, एक सोलेनाइड बना रहा है। ये देखो सोलेनाइड की तरफ इस वायर को हमने रखा है। ठीक, अब जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स होती है किसकी? आयरन कोर की, वो क्या करता है, वो जो इस मटेरियल के, इस आयरन के जो इंटरनल मैग्नेटिक मोमेंट्स होते हैं उनको एक ही लाइन में अलाइन करता है। ठीक, और विद स्मॉलर ड्राइविंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द करंट इन द सोलेनोइड। तो ये वजह किसकी वजह से हो जाते हैं लाइन अप? जो हमारे पास करंट होती है सोलेनोइड में, उसकी वजह से, जो मैग्नेटिक फील्ड करता है करंट कैरिंग सोलेनोइड, उसकी वजह से लाइन अप हो जाते हैं। ठीक है, देखो अगर हम देखें कि इसका इफेक्ट क्या है, ठीक, तो इफेक्ट है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बाय फैक्टर्स ऑफ 10 to 11,000। मतलब इसकी वजह से क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है इंक्रीज कितना, 10 to 11,000 टाइम्स। ठीक, तो जो सोलेनोइड का फील्ड अगर हम रिलेशनशिप देखें तो वो था हमारे पास B इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स N टाइम्स I। आपको याद होगा जब मैंने सोलेनोइड पढ़ाया, मैंने आपको बोला कि मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा म्यू म्यू टाइम्स N टाइम्स I। म्यू खुद है बराबर म्यू नॉट टाइम्स म्यू आर, जहाँ पे म्यू आर है रिलेटिव परमेबिलिटी किसकी? आयरन की, और N क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आया होगा। अब अगर हम बात करेंगे परमानेंट मैग्नेट्स की, ठीक है, देखो अगर कुछ सबस्टेंसेस है हमारे पास जो कि कहाँ, कौन से टेम्परेचर पे है, रूम टेम्परेचर पे है, और ये रिटेन करते हैं किसको? अपने फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को। तो हम यहाँ पे बताते हैं कि जब हमारे पास कोई सबस्टेंस है और रूम टेम्परेचर पे रिटेन करते हैं अपनी किस प्रॉपर्टी को? फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को, लेकिन बहुत समय तक, बहुत समय तक, तो हम इनको कहते हैं कि ये हो गए हमारे पास परमानेंट मैग्नेट्स। क्या हो गए हमारे पास? परमानेंट मैग्नेट्स। ठीक है, तो परमानेंट मैग्नेट जो होते हैं बहुत ही तरीकों से हम बना सकते हैं। ठीक है, अगर हम एक एफिशिएंट वे देखें क्या करने का, एक परमानेंट मैग्नेट बनाने का, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमारे पास फेरोमैग्नेटिक रॉड जो होगी सोलेनोइड में, और इसमें से करंट पास करो। ठीक है, किस में से करंट पास करो? सोलेनोइड में से। तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा किसका? सोलेनोइड का, वो मैग्नेटाइज करेगा किसको? रॉड को। तो हमारे पास एक परमानेंट मैग्नेट निकल के आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब हम मैग्नेटिज्म एंड मैटर के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास डिस्क्लेमर है और हम इसमें 1 to 6 कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो पहला हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है, हमारे पास एक शॉर्ट बार मैग्नेट है। ठीक है, इसकी एक्सिस जो है वो 30 डिग्री एंगल बना रही है किसके साथ? यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ, जिसकी वैल्यू है 0.16 टेस्ला, और एक्सपीरियंस करता है ये टॉर्क, कितना टॉर्क? 0.032 जे। तो हम ये बताते हैं कि मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ बार मैग्नेट कितना हो जाएगा। अब हम सॉल्यूशन देखते हैं। देखो हमें पता है कि टॉर्क जो गिवन होता है एम बी साइन ऑफ थीटा। टॉर्क एम मतलब मैग्नेटिक मोमेंट, बी मैग्नेटिक फील्ड, साइन थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक मोमेंट के बीच में। तो टॉर्क यहाँ पे मैंने लिखा है, एम जो है मैग्नेटिक मोमेंट है, मैग्नेटिक फील्ड है बी,
और थीटा है एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, ठीक है। अब हमारे पास गिवन क्या है, देखो टॉर्क गिवन है 0.032, ठीक, और मैग्नेटिक फील्ड गिवन है 0.16 टेस्ला। अब हमें निकालना है जो है वो है क्या, मैग्नेटिक मोमेंट, और इसके लिए हमारे पास थीटा भी गिवन है। तो थीटा अगर 30 डिग्री है तो साइन थीटा कितना हो गया, हाफ 0.5, ठीक। अब हम इन वैल्यूज को पुट करेंगे इस वाली इक्वेशन में, तो हमें मिलेगा कि हमारे पास देखो टॉर्क की वैल्यू 0.032 इक्वल्स टू m टाइम्स मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0.16 और साइन ऑफ 30 डिग्री की वैल्यू 1/2। अगर हम मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू देखें, सॉल्व करते जाए, तो हमें मिल जाएगा 0.4 JT इनवर्स, ठीक। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, जो ये कहता है कि हमारे पास एक बार मैग्नेट है जिसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर, ठीक, और इसकी जो पोल स्ट्रेंथ है वो कितनी है, 10⁻³ वेबर। तो हमें किस में रखा है इस बार मैग्नेट को, एक मैग्नेटिक फील्ड में, और इस मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन कितनी है, 4.10⁻³ और एंगल बना रहा है 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन। हमें बताना है टॉर्क कितना एक्ट करेगा इस मैग्नेट पे, ठीक है। तो हमें जो है सॉल्यूशन देखेंगे, सॉल्यूशन में देखोगे आप, सिंस हमारे पास जो पोल स्ट्रेंथ है वो किस में गिवन है, वेबर में, ठीक, और ये किसका एक्चुअल में जो है यूनिट है वो है फ्लक्स का, मैग्नेटिक फ्लक्स का। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे म्यू नॉट टाइम्स m इन इक्वल्स टू 10⁻³ वेबर। तो पोल स्ट्रेंथ जो है यहाँ पे निकल के आ जाए 10⁻³ डिवाइड बाय म्यू नॉट एम्पियर मीटर। तो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ बार मैग्नेट किसके बराबर होता है, m इक्वल्स टू पोल स्ट्रेंथ टाइम्स लेंथ ट्वाइस l, मैग्नेटिक लेंथ। हम जब वैल्यूज पुट करेंगे तो हमें मिल जाएगा 10⁻⁴ डिवाइडेड बाय म्यू नॉट। अब हम टॉर्क रिलेशन की बात करें तो टॉर्क होता है एम बी साइन ऑफ थीटा। वैल्यूज पुट करेंगे जब 10⁻⁴ डिवाइड बाय म्यू नॉट टाइम्स 4 पाई टाइम्स 10⁻³ और साइन थीटा की वैल्यू साइन ऑफ 30 जो कि 1/2 की वैल्यू है। अगर आप इस वैल्यू को कैलकुलेट करोगे तो हमें टॉर्क मिल जाएगा 0.5 न्यूटन मीटर। कितना मिल गया हमारे पास, 0.5 न्यूटन मीटर, ठीक है। ऐसे अगर हम देखो क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर m और m√3 है, ठीक है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट्स किनके, टू मैग्नेट्स के, और इनको हमने ज्वाइन कर रखा है एज अ क्रॉस, ऐसे क्रॉस करके रखा है इनको, जैसे फिगर में दिखाया है। तो इंक्लिनेशन ऑफ सिस्टम विद द फील्ड इफ देयर इज कॉम्बिनेशन सस्पेंड फील्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा ये लेक्चर। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी, थैंक यू वेरी मच।